पत्थरों के राज्य में भाग 1 तप्तगिरी का उदय और पतन। 12वीं सदी में विंध्याचलों के मध्य स्थित तप्तगिरी एक शक्तिशाली परंतु गुप्त राज्य था। अपने वीर योद्धाओं, कुशल राजनीति और उत्कृष्ट कला के लिए विख्यात इस राज्य पर न्यायप्रिय और प्रगतिशील राजा देववर्धन का शासन था, जिनका स्वप्न ज्ञान और शांति के साम्राज्य की स्थापना करना था। किंतु तप्तगिरी की सीमा पर स्थित मल राज्य के महत्वाकांक्षी सेनापति रुद्रपाल की गिद्ध दृष्टि तप्तगिरी की समृद्धि और भूमि पर टिकी थी। राजा देववर्धन के सबसे विश्वास पात्र मंत्री महासेन वास्तव में रुद्रपाल का गुप्त मोहरा था। उसने रानी विशालाक्षी और युवा राजकुमार अनिरुद्ध के विरुद्ध षड्यंत्रों का जाल बुनना आरंभ कर दिया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, जब राजा ने अपनी प्रजा को भूमि का अधिकार प्रदान करने वाला एक क्रांतिकारी कानून लागू किया, उसी रात महासेन ने उनके भोजन में विष मिला दिया। राजा देववर्धन का निधन हो गया और तप्तगिरी शोक और अनिश्चितता के अंधकार में डूब गया। रानी विशालाक्षी अपने पति की मृत्यु से शोकाकुल ने तप्तगिरी के गौरव को पुनः स्थापित करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ली। राजकुमार अनिरुद्ध यद्यपि केवल 17 वर्ष का था, उसकी आंखों में अपने पिता का स्वप्न जीवित था। युवराज ने राज्य के कुशल मूर्तिकारों को बुलाया और एक साहसिक योजना प्रस्तुत की। पत्थर की एक सेना, परंतु मानव की आत्मा से प्रेरित 50 चुने हुए वीर योद्धाओं को पत्थर के जटिल कवच में समाहित किया गया। यह थी अश्मा सेना, एक ऐसी सेना जो केवल एक बार युद्ध कर सकती थी, परंतु उस एक बार में अदम्य वीरता का प्रदर्शन कर सकती थी। जब रुद्रपाल ने तप्तगिरी की कमजोरी की खबर सुनी, तो उसने 10,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। परंतु जैसे ही उसकी सेना राज्य के द्वार पर पहुंची, अश्मा सेना पत्थरों के आवरण से मुक्त होकर उन पर वज्र की तरह टूट पड़ी। राजकुमार अनिरुद्ध ने स्वयं क्रूर रुद्रपाल से लोहा लिया और अंततः उसे पराजित कर दिया। यद्यपि इस भीषण युद्ध में वो स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गया। युद्ध की समाप्ति के साथ ही तप्तगिरी में फिर से प्रकाश का आगमन हुआ। धोखेबाज महासेन को पकड़कर न्याय के समक्ष दंडित किया गया। जब तक अनिरुद्ध अपने घावों से उबर नहीं गया, रानी विशालाक्षी ने कुशलतापूर्वक शासन की बागडोर संभाली। तप्तगिरी ने एक बार फिर ज्ञान, कला और अदम्य साहस के मार्ग पर प्रगति करना आरंभ कर दिया। अश्मा सेना के पत्थर के कवच आज भी राज्य के मुख्य मंदिर में श्रद्धा पूर्वक रखे हुए हैं। यह स्मरण दिलाने के लिए कि कभी कभी निर्जीव पत्थरों के भीतर भी वीर हृदय धड़कते हैं। भाग 2 नील गुफा का रहस्य। पहले युद्ध के 2 वर्ष पश्चात तप्तगिरी के परे विंध्याचल की रहस्यमयी गुफाओं से एक नया खतरा उत्पन्न हुआ। राजकुमार अनिरुद्ध अब स्वस्थ और शासन कला में निपुण राज्य का नेतृत्व कर रहा था। एक रात महल के प्रहरी ने सूचित किया कि एक नीले वस्त्रधारी योगी महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहा है और उसने एक रहस्यमय संदेश दिया है। नील गुफा का द्वार खुल गया है, तप्तगिरी की रक्षा अभी अधूरी है। प्राचीन ग्रंथों में नील गुफा के भीतर एक भयावह राक्षसी शक्ति के कारागार का उल्लेख था, जिसे पूर्वजों ने अथक प्रयासों से बांध कर रखा था। यदि वह शक्ति मुक्त हो जाती तो राज्य की आत्मा ही नष्ट हो जाती। अनिरुद्ध ने अपने 5 सबसे विश्वसनीय साथियों के साथ एक गुप्त और खतरनाक यात्रा आरंभ की। आचार्य वैद्यनाथ, तंत्र और ज्योतिष के गूढ़ ज्ञाता वीरभद्र, अश्मा सेना का एकमात्र जीवित वीर योद्धा तरु, वनवासी कन्या जिसे विंध्याचल की दुर्गम गुफाओं का गहन ज्ञान था, काव्या, तप्तगिरी की अद्वितीय और साहसी प्रथम महिला सेनापति, आर्यन, मल राज्य में पला बढ़ा एक चतुर गुप्तचर जिसकी निष्ठा संदिग्ध थी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही समय मानो थम गया था। दीवारों पर प्राचीन और भयानक युद्धों के चित्र उकेरे गए थे। गुफा के केंद्र में एक रहस्यमयी नीली ऊर्जा चमक रही थी। आचार्य वैद्यनाथ ने गंभीर स्वर में बताया, यहाँ रक्तशील नामक एक राक्षसी शक्ति बंदी है, एक ऐसी शक्ति जो केवल तप्तगिरी के शाही रक्त से ही मुक्त हो सकती है। जैसे ही अनिरुद्ध ने अनजाने में उस नीली ऊर्जा को स्पर्श किया, एक प्राचीन आत्मा जाग उठी, महारानी अवंतिका की आत्मा, जो सदियों पहले इस शक्ति को कैद करने वाली वीरांगना थी। महारानी अवंतिका की आत्मा ने चेतावनी दी, असली संकट नर्वक है, एक भयानक रक्त पिशाच जो अभी पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुआ है। यदि वह जाग गया तो तप्तगिरी पर केवल विनाश का साम्राज्य होगा, या तो तप्तगिरी बचेगा या नर्वक। दुर्भाग्यवश आर्यन, जो नर्वक की कुटिल बातों में बहक गया था, ने गुफा की एक महत्वपूर्ण रक्षात्मक मुद्रा को तोड़ दिया। नील गुफा का सील टूट गया और एक भयावह गर्जना के साथ नर्वक की भयानक आंखें चमक उठीं। तत्काल ही राज्य की जलवायु बिगड़ने लगी। उपजाऊ खेत सूखने लगे। लोगों के सपनों में डर और निराशा का साम्राज्य छाने लगा। राजा बनने की दहलीज पर खड़ा अनिरुद्ध अब अपने जीवन के सबसे कठिन युद्ध की ओर बढ़ रहा था। भाग 3 नर्वक का उदय। नील गुफा के द्वार खुलने के 13 दिन पश्चात तप्तगिरी के आकाश पर एक अभेद्य अंधेरा छा गया। सूर्य की जीवनदायिनी किरणें लुप्त हो गईं। राज्य की प्रजा अपने सपनों में नर्वक की भयावह वाणी सुनने लगी। तुम्हारे देवता सो चुके हैं, अब नर्वक जाग गया है। आर्यन अब नर्वक की भ्रष्ट इच्छाओं का मुखौटा बन चुका था। राज्य में भय और अराजकता फैला रहा था। राजकुमार अनिरुद्ध का मन गहरे द्वंद्व में फंसा हुआ था। क्या उसकी नादानी के कारण ही यह सर्वनाश हो रहा था?
रानी विशालाक्षी ने अपने व्याकुल पुत्र को स्नेह से गले लगाते हुए कहा, जब वंश और जनता के बीच चुनाव का क्षण आए तो सदा अपनी प्रजा का हाथ थामे रहना। अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, वीरभद्र, काव्या और तरु गुफा के सबसे गहरे और भयावह भाग अंध क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जहां केवल घोर अंधकार और कैद आत्माओं की करुण गूंज व्याप्त थी। उस अंधकार में हर किसी को अपने हृदय का सबसे गहरा और भयावह डर साकार होता दिखाई दिया, परंतु अनिरुद्ध ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। नर्वक अब एक विकृत और भयावह रूप धारण कर चुका था। उसका मुख आर्यन का था, परंतु उसकी वाणी किसी प्राचीन राक्षस की भांति भयानक थी। उसने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, तेरे भीतर भी मेरा अंश है, तेरा क्रोध, तेरा भय, मुझे स्वीकार कर। अनिरुद्ध ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुझे मारूंगा नहीं नर्वक, मैं तुझे रूपांतरित करूंगा साहस और करुणा के अटूट बंधन में। अनिरुद्ध ने अपने ही रक्त से अपनी तलवार को पवित्र किया और उसे गुफा के केंद्र में स्थित प्राचीन ज्योति स्तंभ के समक्ष स्थापित कर दिया। तत्काल ही एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। नर्वक की भयावह शक्ति छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं में विलीन हो गई। आर्यन को नर्वक के प्रभाव से मुक्ति मिली, परंतु अपने विश्वासघात के कारण उसे अनिश्चित काल के लिए वनवास भेज दिया गया। कुछ महीनों के पश्चात तप्तगिरी में एक नए युग का उदय हुआ। राजकुमार अनिरुद्ध को अब राजाधिराज अनिरुद्ध देववर्धन के नाम से जाना जाने लगा। तप्तगिरी के मुख्य मंदिर में एक नई और प्रेरणादायक मूर्ति स्थापित की गई। साहस का प्रतीक वो राजकुमार जिसने अपने भीतर के अंधकार को गले लगाकर अंततः उज्जवल प्रकाश को प्राप्त किया। ये थी कहानी पत्थरों के राज्य में। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपके हृदय को स्पर्श कर गई होगी। आपके साथ कहानियों के इस सफर में चलना हमेशा ही एक सुखद अनुभव होता है।